जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमिक परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो हम लोग जो हमारा चैप्टर 5 है क्लास 10 मैथ का समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इसको आगे ले जाते हुए हम लोग आज प्रश्नावली 1.5 का फर्स्ट प्रश्न करेंगे, जिसके कुल मिलाकर 4 पार्ट है। ठीक ना। इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली 1.5 के आगे जितने भी उदाहरण थे उसको करा दिया था और एक इंट्रोडक्शन भी लिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन को तो जरूर देखिएगा। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारे पास 1 नंबर का प्रश्न है उसमें क्या, देखो, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? पता है ये प्रश्न बच्चों को अटपटा लगता है क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। तो आपको ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सीधा सीधा याद रखिएगा कि ये जो 4 पार्ट दिए हुए हैं, इन चारों पार्ट का आपको क्या करना है कि चेक करना है कि ये चारों पार्ट एपी है या नहीं। अब भाई ये चेक करने के लिए एपी है कि नहीं, उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। प्रत्येक चारों ऑप्शंस में एक स्टेटमेंट मिलेगी आपको। इस स्टेटमेंट को पढ़ के इसके रिगार्डिंग आपको चेक करना है कि भाई ये एपी में फिट बैठता है कि नहीं। फिट बैठता है यानी कि ये एपी है, और अगर एपी है तो वही लिख दीजिए एपी है, और अगर नहीं है तो नहीं लिख दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो यही आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपके पास पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा देखिए और समझ के आराम से हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं सब में। देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। और एक बात, ये आपका पार्ट 1 का प्रश्न है, तो जो प्रश्न आपका स्टार्ट होगा उसका जो सबसे पहला नंबर का सेंटेंस होगा उसी से आपको पता चल जाए कि एपी में आखिर भाई किसको शामिल करना है, फिर किसका एपी होगा। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी कि जो प्रत्येक किलोमीटर में जो आपका टैक्सी का किराया लगेगा ना, उसका आपका एपी बनेगा। ठीक। और एक चीज़ याद कीजिए, मैंने आपको बहुत सारा चीज़ जब बताया था, एपी का इंट्रोडक्शन लिया था तब। ठीक ना। तो आई होप कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा हुआ है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि एक एपी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक ना। एपी में क्या क्या होती है, सबसे पहले तो उसमें पद होती है। ठीक ना। तो जैसे कि आपका जो ये, इसको हम लोग पहला पद आप लोग बोलते हैं, फिर दूसरा पद आता है, फिर तीसरा पद आता है, फिर चौथा पद आता है, यानी कि उसमें जो एपी में संख्याएं होती है उसमें जो सबसे पहले नंबर पर आती है उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, दूसरे नंबर पर दूसरा पद, तीसरे नंबर पर तृतीय पद, चौथे नंबर पर चौथा पद बोलते हैं हम लोग उसको। और इस तरह करके बढ़ता चला जाता है। अगर आपका 500 नंबर का, अगर आपके पास, अगर इधर से देखोगे एपी में और 500 नंबर का संख्या को पकड़ोगे आप लोग, तो वो क्या हो जाएगा, 500वां पद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने बोला था अगर ये एपी होगा, कोई भी अगर एपी है, तो उसके प्रत्येक पदों के बीच का डिफरेंस समान होता है, उसी को सार्वंतर भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। यानी कि अगर आप लोग ए से A2 में जाओगे तो इसका जो डिफरेंस मान लीजिए डी है, वही डिफरेंस सेम A2 से A3 में जाने में भी होगा, और वही डिफरेंस A3 से A4 में जाने में ही होगा, और ये डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। यही आपका एपी होता था। ठीक ना। यानी कि ये जो कॉमन डिफरेंस होगा ये हर जगह पे समान होगा। ठीक ना। तो इससे आपको क्लियर हो गया, ये आपका एपी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि एपी में आपका कई सारे पद होते हैं। ठीक ना। तो अब भाई यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया ना कि भाई एपी में हमको पद चाहिए। तो अब भाई इस प्रश्न में किसको पद मानेंगे, आखिर किसको प्रथम पद मानेंगे, किसको द्वितीय पद, किसको तृतीय पद मानेंगे, किसको चौथा पद मानेंगे भाई साहब? तो देखो, आपको पता है कि प्रत्येक किलोमीटर के किराया को एपी बनाना है, तो आपके प्रत्येक किलोमीटर के किराया का ही तो आपका उसी को तो देख के फाइंड होगा कि कौन सा प्रथम पद है, कौन सा द्वितीय पद है, कौन सा तृतीय पद है। नहीं समझ में आया? मैंने ये बोला कि जो आपके पास किराया बैठ रहा है वही किराया आपका, वही किराए में से कोई एक किराया प्रथम पद होगा, कोई दूसरा किराया द्वितीय पद होगा, कोई तीसरा किराया तृतीय पद होगा, यानी वही किराया आपका पदों में डिवाइड होगा। ठीक ना। और उसके बाद हम लोग डी चेक करेंगे, अगर डी बराबर निकल गया यानी कि वो एपी होगा, तो वही हम लोग लिख देंगे एपी है, और अगर डी बराबर नहीं हुआ यानी कि वो एपी नहीं होगा। सीधा सा बात है कि कोई भी एपी होने के लिए उसका डी समान होना चाहिए। ठीक ना। तो भाई वही चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके पदों को लिख लेते हैं भाई साहब। तो यहीं पे हम लोग पद लिखना शुरू करते हैं। देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे प्रश्न में आपको पता चल गया कि प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी का किराया का एपी बनाना है। तो देखो आगे क्या लिखा है सो, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी कि समझो यहाँ पे क्या कहना चाहता है सो, प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या है सो, जब आप लोग फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करते हो टैक्सी से, ठीक ना, तो आपको 15 रुपया पे करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 हो जाता है। यानी कि इसके बाद फिर अगर आप लोग 1 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो अब आपको 8 रुपया लगेगा।
ठीक ना। फिर एक ट्रेवल करोगे तो 8 रुपये लगेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब आप लोग फर्स्ट किलोमीटर सिर्फ अगर आपने सिर्फ टैक्सी एक ही किलोमीटर के लिए बुक किया तो आपको 15 रुपया लगेगा। अगर 2 किलोमीटर के लिए बुक किया तो ये 15 रुपया और प्लस का इधर 8 रुपया, क्योंकि दूसरे किलोमीटर का 8 रुपया सिर्फ लग रहा है। ये 15 प्लस 8 रुपया, यानी देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 23 रुपया आपको लगेगा। अगर 2 किलोमीटर का टैक्सी बुक करते तो अगर आप लोग 3 किलोमीटर का टैक्सी बुक करोगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस ये 8 2 किलोमीटर का और फिर एगो 8 3 किलोमीटर का लग जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 31 रुपया आपको लगेगा। समझ में आ गया ना। और इस तरह करके बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जब फर्स्ट 1 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो वो 15 रुपये लगेगा और बाकी का अगर आप लोग ट्रेवल करते हो 1 किलोमीटर तो वो 8 रुपये करके आपका इंक्रीज होगा। समझ में आ गया आपको। तो ये फंडा है। तो इसीलिए भाई हमको भाई पद सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब ना डी निकालेंगे, तब ना चेक करेंगे सारा अंतर बराबर किनारे बराबर होगा, तभी ना एपी होगा हमारा। तो कुल मिलाकर जो हमारा पहला किलोमीटर का टैक्सी का किराया होगा इसी को हम लोग A1 मानेंगे, ठीक ना। ये आपका हो गया। और जो दूसरा किलोमीटर का टैक्सी किराया होगा उसको हम लोग A2 मानेंगे। तीसरे किलोमीटर का टैक्सी किराया हम लोग इसको A3 मानेंगे और इस तरह करके चलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो हम लोग चलिए वही करने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो प्रथम लिखो या फिर लिखो फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी, देखो यहाँ पे लिखो फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना होगा भाई साहब। जाहिर सी बात है यहाँ पे दिया हुआ है 15 रुपया, तो 15 रुपया लिख दो, ठीक है। तो 15 रुपये नहीं लिखेंगे, सिर्फ 15 अभी लिख रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, इसको हम लोग A1 मानेंगे, जो कि हमारा 15 आ गया। दूसरे किलोमीटर टैक्सी का किराया, दूसरे किलोमीटर टैक्सी का किराया आप लोग चाहते हो यहाँ मेल लगा सकते हो। 1 किलोमीटर में टैक्सी किराया यहाँ भी मेल लगा सकते हो। दूसरे किलोमीटर में टैक्सी किराया कितना हो जाएगा, ये 15 फिर 8 रुपये ऐड हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास 23 हो जाएगा। तो यानी कि इसीलिए आपके पास इसको हम लोग क्या मानेंगे, A2 मानेंगे, जो कि आपके पास 23 आ गया, ठीक है। आपके पास A2 हो गया, ये आपके पास A1 हो गया। उस तरह से तीसरे किलोमीटर में टैक्सी का किराया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये इसे डॉटेड देके आप लोग फुल लिख लीजिए सेंटेंस, ठीक ना। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 8, तो ये 2 किलोमीटर का हो गया। फिर 8 रुपये 8 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर का हो जाएगा। तो ये कितना होगा आपके पास, देख सकते हो 15 8 23 हो जाएगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, A3 मानेंगे, जो कि आपके पास 31 हो गया। बस की बस अब आपको और आगे A4 A5 तक फाइंड करने की जरूरत नहीं, बस ये 3 को फाइंड कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसा कि बोला कि प्रत्येक पदों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो यहाँ पे आपके पास A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, ठीक ना, और आपके पास A3 आ चुका है। तो अगर आपके पास A1 A2 का डिफरेंस और A2 और A3 का डिफरेंस अगर समान आ जाए, ठीक ना, तो ये आपका AP हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको अलग से फिर A4 निकालने की, A5 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो इस तरह करके आप लोग कितना निकालोगे, आप ही बताओ ना। इन्फिनाइट होगा। अगर मान लो आप अनंत किलोमीटर चलोगे तो वो आपका AP बनता चला जाएगा। तो भाई कितना आप लोग डिफाइन करोगे, करते करते थक जाओगे, बुढ़ा जाओगे, ठीक ना। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, बस ये 3 को पद निकालेंगे, ठीक ना। 3 को पद से हम लोग 2 को D निकालेंगे। अगर ये दोनों समान हो गया, यानी कि ये हर जगह पे D समान होगा। और अगर यहीं पे आपको अगर वो AP नहीं होना होगा तो वो पहले ही आपको इन दोनों में से दिखा देगा कि D जो है वो बराबर नहीं होगा D का, ठीक ना। समझ में आ गया आपको। तो बस ये आपको लोग अगर 3 को कर देते हो तो उसी से आपको पता चल जाए कि वो AP है कि नहीं। तो इसलिए काहे ले झूठ मूठ का A4 A5 निकालना, ठीक ना। तो चलो हम लोग इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सार व अंतर चेक करेंगे। सार अंतर जो कि D से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास D1, यानी कि सबसे पहला जो हमारे पास सबसे पहले जो हम लोग A1 और A2 का जो हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे, इसको हम लोग D1 मान लेते हैं। और फिर A2 और A3 का जो फाइंड करेंगे उसको हम लोग D2 मान लेते हैं, ठीक। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले A1 और A2 का फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, D1 मानेंगे। D1 का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि सारांतर का फॉर्मूला क्या होता है, बाद वाले पद में पहले वाले पद को। तो हम लोग A1 और A2 का हम लोग निकाल रहे हैं D, यानी कि बाद वाला क्या आपके पास, बाद में क्या A2 है, पहले क्या आपके पास A1 है। यानी कि हम लोग बाद वाले में, यानी कि A2 में हम लोग फिर माइनस करेंगे पहले वाले को, यानी कि A1 करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, सार्वंतर का ही फॉर्मूला होता है, बाद वाले में पहले वाला, ठीक ना। अब चलो इसको यहाँ पे माइनस करो, तो देख लो A2 के आपके पास 23 है, माइनस का A1 के आपके पास 15 है। इसको देखो आप लोग घटा के देखो 8 ही आएगा, ठीक ना। और जाहिर सी बात है यार, आपको देख सकते हो 8-8 किलोमीटर प्रत्येक बार इंक्रीज हो रहा है। 8 से ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कांस्टेंट 8-8 बढ़ रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है इसका सारांतर 8 ही होगा, समान होगा, यानी कि AP होगा, देखते ही पता चल रहा है। और बाकी आप लोग भाई बनाना चाहते ऐसे बना, फिर इसको D2 मान लेंगे हम लोग। D2 क्या होगा आपके पास, वही अब हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लोग बाद वाला क्या A3 है, फिर उसके बाद पहले क्या A2 है, तो A3 माइनस A2 करेंगे हम लोग। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ करने वाले हैं, A3 माइनस A2। A3 के आपके पास 31 है, माइनस A2 के आपके पास 23 है। देखो यहाँ भी आपके पास 8 आया, घटा के देख लो। तो देख सकते हो यहाँ पे चूंकि सार्व अंतर
समान है, समान है, d1 बराबर d2 है, ठीक नहीं, तो हमको पता चल गया। इसीलिए जो हमारे पास, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यह एक AP है, सीधे सी बात। लीजिए आपका प्रश्न बन गया। कितना इजी था ये आपका 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरे नंबर का पार्ट का जो प्रश्न है उसमें क्या है सो देखिए। अब थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए तुरंत आपका बन जाएगा। देखो क्या लिखा है सो, किसी बैलेंस सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस पकड़ो, तो ये आपके पास पहला सेंटेंस हो गया जिसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कि किसी बेलन में जो आपके पास हवा मौजूद है, आपके पास मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है, ये आपके पास एक बेलन है, तो इसमें जो हवा की मात्रा मौजूद है इसका आपको AP बनाना है। ठीक, तो आपको क्या कर रहा है, AP बनाने के लिए क्या कर रहा है कि जो आप लोग इससे क्या करोगे, जब आप लोग हवा निकालोगे तो वो क्या निकल रहा है, 1/4 भाग आप लोग निकाल पाओगे। ठीक ना, जब भी आप लोग इस सिलेंडर से हवा निकालोगे तो आपके पास 1/4 भाग निकलेगा। अब 1/4 भाग निकालने के बाद अगर फिर उससे आप हवा निकालना चाहो तो उस बार भी आपका 1/4 ही निकलेगा। प्रत्येक बार आप लोग 1/4 हवा निकाल सकते हो, तो इसी का AP बनेगा। जैसे समझो, जैसे कि ये आपके पास सिलेंडर है, मान लो सपोज दैट ये आपके पास सिलेंडर है, इसमें मान लो कि इतना हवा है आपके पास, ठीक ना, इतना हवा की मात्रा इस सिलेंडर में मौजूद है। तो इसका जब आप लोग 1/4 भाग निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है इसमें से आपका 1/4 भाग निकलेगा, तो इसका कुछ 1/4 जरूर होगा, 1/4 भाग जरूर कुछ होगा। तो भाई जब आपने 1/4 भाग निकाल दिया तो अब जो सिलेंडर में बचा आपके पास हवा कितना बचेगा, जाहिर सी बात है जो आपके पास टोटल पहले में जितना हवा था, जो पहले में आपके पास ये वाला जो हवा था उसमें माइनस करना पड़ेगा, जो इसका जो 1/4 होगा, यानी कि इसका 1/4 जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर अब ये माइनस करने के बाद हमारे पास टोटल मात्रा निकल जाएगा। ठीक ना, तो अब फिर जब हम लोग 1/4 निकालेंगे तो फिर क्या निकलेगा। तो देखो भाई, जब हम लोग ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया, जब सेकंड स्टेज में पहुंचा तो मान लीजिए कि इसमें सिलेंडर मान लो कि ये वाला माइनस करने के बाद इतना हवा इस सिलेंडर में बचा हुआ है, तो फिर इसका अब 1/4 निकालेंगे हम लोग। ठीक ना, अब इसके 1/4 निकालने के बाद इसमें से इसको 1/4 को माइनस कर देंगे, तो अगली बार सिलेंडर में कितना हवा बचा वो आपके पास आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सो 2 बार करके वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना बेलन या फिर लिखो सिलेंडर, बेलन में उपस्थित या फिर लिखो मौजूद उपस्थित हवा की मात्रा, इसको हम लोग 100 मान लेते हैं। आप लोग चाहो तो 1 भी मान सकते हो। ऐसे देखा जाए तो हवा की मात्रा जो होती है सिलेंडर में वो वॉल्यूम में होती है। ठीक ना, तो भी मान के चलोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 मान लेंगे, थोड़ा सॉल्यूशन करने में आसानी होता है। समझ में आ गया ना, तो हवा की मात्रा 100 मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले वाला प्रश्न में क्या करना था, हमको टैक्सी के किराए को AP बनाना था, उसी के इसीलिए हम लोग किराया को ही हम लोगों ने A1 A2 A3 माना था। तो इसीलिए यहाँ पे हवा की मात्रा को ही हम लोग A1 A2 A3 मानेंगे। तो ये जो हवा की मात्रा इनिशियल में है आपके पास, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसीलिए इसको हम लोग A1 मान लेंगे, जो कि 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहली बार ऐसे लिखो, पहली बार जब हम लोग पहली बार उससे हवा निकालेंगे, पहली बार जब बेलन से हवा निकाली जाती है तो शेष हवा की मात्रा कितनी होगी भाई साहब। अब जब आपने पहली बार हवा निकाला उस सिलेंडर से तो 1/4 निकल जाएगा, तो अब शेष कितना बचा सिलेंडर में। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले हमारे पास टोटल हवा कितना था 100, तो इसका सबसे पहले 1/4 निकालो तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 100 को 4 से भागा देना पड़ेगा, या दूसरे वर्ड में 100 को 1/4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये करोगे तो आपके पास 100 का 4वां भाग आ गया। ठीक ना, तो ये तो सिर्फ 100 का 4वां भाग कितना हवा निकला ये आपके पास आया। लेकिन क्या हो रहा है कि सिलेंडर में क्या लिखा हम लोग ने, आप जो गौर से पढ़े, पहली बार जब बेलन से हवा निकली गई तो शेष सिलेंडर में हवा की मात्रा, तो अब शेष कितना बचा सिलेंडर में, जाहिर सी बात है जो पहले था उसमें माइनस कर दो इस 1/4 को, तो निकल जाएगा पहले वाला, बस तो कर दो यहाँ से। तो देखो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा आपके पास, 100 माइनस का 25 आएगा। 100 माइनस 25 कितना होता है, 75 होता है। तो ये आपके पास अब शेष हवा बचा है, तो ये आपके पास, इसीलिए हम लोग क्या हो जाएगा, इसीलिए जो हमारे पास A2 आएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 75 हो जाएगा। अब देखो दूसरी बार जब बेलन से हवा निकाली जाती है तो शेष हवा की मात्रा क्या होगी, जाहिर सी बात है अब हमारे पास टोटल कितना हवा बचा है 75। अब इसमें माइनस करना पड़ेगा हमको 75 का 1/4, यानी 75 भागा में 4,
ठीक है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नीचे में 1 है तो 4 एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 चौका कितना होता है 300, ठीक है। माइनस का यहाँ 75 हो गया आपके पास। देखो 300 में अगर 75 गया तो कितना हो जाएगा 225 बचेगा बटे में 4, ठीक ना। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, वरना ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा आसानी होगा। तो ये आपके पास क्या निकल गया आपके पास, इसीलिए आपके पास ये A3 निकल कर आ गया, जो कि है 225/4, ये आपके पास A3 आ गया। समझ में आ गया आपको, ये आपके पास A2 ये A1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सार अंतर निकाल कर चेक कर लेते हैं। सार अंतर क्या होगा, सार अंतर निकलेगा भाई A2, सबसे पहले D1 निकालते तो क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 क्या आपके पास देखो तो 75 है, माइनस का A1 क्या 100 है, 100 करो तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 25 आएगा, ठीक। D2 करो, D2 क्या होगा A3 - A2 होगा। A3 क्या आपके पास 225/4, माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना करेगा पड़ेगा 75। किसी भी एंगल से ये 25 के बराबर नहीं होगा, -25 के बराबर, देखिएगा आप लोग, ठीक ना। तो ये आपके पास 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 225 का 225 माइनस का जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कुछ नहीं, नॉर्मली भिन्न का घटा किए, ठीक ना। अब इसको जब माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -75/4। तो अब आप लोग देख लो किसी भी एंगल से क्या -75/4 क्या -25 के बराबर में नहीं। आप लोग पॉइंट में निकाल के देख लो, पॉइंट में आएगा, साथ ही साथ -25 तो कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, क्या है D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है आपके पास, इसीलिए यह एक AP नहीं है, बन गया। समझ में आया आपको किस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो हमारे पास 3 नंबर का जो प्रश्न है इसमें क्या है, सो देखिए अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का सिंपल ही प्रश्न आएगा आपका, उतना आपको दिमाग खराब नहीं करना है। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न में क्या है, थोड़ा सा मैं इस कॉपी को थोड़ा ठीक कर लूँ। हाँ देखो क्या लिखा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत। तो यानी कि आपको प्रत्येक मीटर में जो खोदने में जो आपको कुआं खोदने में जो आपको लागत आ रही है उसका आपको क्या करना है AP बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है, जबकि प्रथम मीटर खोदने में लगी लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खोदने की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि जब आप लोग कुआं को 1 मीटर खोदोगे तो आपको 150 रुपया फिक्स रेट है भाई साहब। फिर जब आप लोग 1 मीटर और फिर खोदोगे, यानी कि 2 मीटर जब हो जाएगा तब आपको 150 रुपया तो लगेगा, उसमें आपका प्लस 50 रुपया और चार्ज करेगा, यानी कि इसको 200 रुपया आपको लगेगा, ठीक ना। अब फिर जब आप लोग 1 मीटर खोदोगे तो अब आपके पास 200 रुपया तो लग ही रहा था, इसमें फिर 50 रुपया और ऐड हो जाएगा, तो 250 रुपये इससे करके चलता जाएगा, 300 350 से करके चलता जाएगा। तो यानी कि 150 को A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे। तो वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, सो देखो प्रथम लिखो, यानी कि इस तरह करके लिखो, 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है हमारे पास 150 है, 150 रुपया देगा इसीलिए ये A1 हो जाएगा आपके पास 150, ठीक है। 2 मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 150 का 150, फिर 50 रुपये इंक्रीज करेगा, इसीलिए आपके पास A2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 150 + 50 200 रुपया। 3 मीटर जब खोदना चाहोगे आप लोग तो इसकी लागत क्या आएगी आपके पास, यह आ जाएगा ये 150 + 50, तो ये लग रहा था 2 मीटर का, अब फिर 50 रुपये इंक्रीज करेगा, यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास, इसीलिए A3 का जो वैल्यू आएगा देख सकते हो, उसको जोड़ के आप लोग तो ये 300 आएगा, सॉरी 250 आएगा, तो उसको लिख दो 250 रुपया। अब बस सार्वंतर चेक करो, D हम लोग निकाल के चेक करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा सार्वंतर, ठीक है। आप थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि लिखने का प्रोसीजर मैंने बहुत अच्छे से बता दिया 2 प्रश्नों में, अब आप लोग खुद से लिख सकते हो। तो जब सार्वंतर चेक करोगे तो क्या करेंगे हम लोग, D1 क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 क्या आपके पास देख सकते हो 200, माइनस का A1 कितना है 150, तो क्या आएगा 50 आएगा आपके पास। D2 क्या आएगा A3 - A2, A3 क्या आपके पास 250, माइनस का क्या है 200 जाएगा, तो कितना जाएगा 50 आ जाएगा। अरे जाहिर सी बात है ना यार, हर मीटर के बाद 50 रुपये इंक्रीज कर रहा है, एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है। तो भाई जब फिक्स नंबर बढ़ रहा है तो यानी कि उसमें जुड़ रहा है, या फिर जुड़ ही रहा है, समझो तो जुड़ रहा है, यानी कि वो AP हुआ ना। तो ये देखते ही पता चला क्वेश्चन में ये एक AP है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, चूँकि सार्वंतर समान है, चूँकि D1 बराबर में D2 है, यानी कि सार्वंतर समान है, इसीलिए AP है, यह सीधा सा बात है।
चलिए अब हम लोग, ये हमारा 3 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग थोड़ा 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो 4 नंबर का ठीक प्रश्न है, सिंपल प्रश्न। देखो क्या लिखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी कि जो आपके पास खाते में मिश्रधन जब लोन लोगे तब जो उसके पास इंटरेस्ट लगता है आपका, जैसे मान लो कि आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक ना, बैंक वाला से, या बैंक वाला से मान लो 1 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है। तो लोन लगने के पास बैंक वाला नहीं बोलता कि हम 1 साल में 5 रुपया या फिर 5% या 5% रुपया नहीं, 5% का हम ब्याज लेंगे, ठीक ना, 5% का ब्याज लेंगे, जो समझो। तो वो जो ब्याज लग रहा है और साथ ही साथ जो आपका जो मूलधन है, जो जितना आपने लोन निकाला उसको मूलधन हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। जिसको हम जितना रुपये का हम लोगों ने लोन लिया बैंक से उसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, ठीक ना। 1 लाख रुपये का लिया तो मूलधन प्लस का जो ब्याज लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मिश्रधन बोलते हैं, ठीक ना। याद हो गया आपको, मूलधन प्लस में जो ब्याज होता है उसको मिश्रधन बोलते हैं। चलिए उतना आपको जानना नहीं है, जितना बेसिक चीज़ चाहिए हमको बस उतने से हम लोग काम करेंगे। बस इतना आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, जो चीज़ देख लीजिए, ठीक ना। क्या लिखा है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक ना। तो बेसिकली आपके पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। आगे से बताएंगे, तो चलिए हम लिखते लिखते बनाते आसान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाई पहले वर्ष का मिश्रधन, क्योंकि भाई मिश्रधन फर्स्ट वर्ष से ही लगता है, ऐसा थोड़ा ना कि पहले से मिश्रधन लगना शुरू हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हम लोग 1 वर्ष से हम लोग निकालना शुरू करेंगे, और ये 1 वर्ष क्या हो जाएगा आपके पास, 1 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो A1 के बराबर होगा, 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो A2 के बराबर होगा, 3 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो A3 के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग AP मिश्रधन का ही निकाल रहे हैं, और मिश्रधन 1 वर्ष से लगना शुरू होता है। आप लोग ऐसे समझ सकते हो, सिंपल प्रोसीजर। 1 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन का एक फॉर्मूला होता है P इंटू में 1 प्लस का R/100 इंटू में T। अब 7 क्लास में जिसने फांकी मारा उसको तो दिक्कत होगा, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो P क्या होता है, मूलधन होता है, यानी कि जितना का आपने लोन लिया, तो यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है तो 10,000 होगा P की जगह पे। R क्या होता है, दर, रेट कितना आपके पास, सालाना हम इतना परसेंट लेंगे, 8%, ठीक ना। तो ये R की जगह पे ये परसेंट लग जाएगा। T क्या है, नॉर्मल टाइम, जितना समय की बात करिए, 1 साल 2 साल 3 साल, वो T होगा, ठीक ना। तो देखो P क्या आपके पास देख सकते हो, यहाँ पे 10,000 का 10,000 पुट कर देंगे हम लोग, इंटू में आपके पास यहाँ पे 1 का 1 रहने दो, प्लस का R क्या आपके पास देख सकते हो 8 है, 8 अपॉन में 100 का 100, और प्लस T की जगह पे 1, क्योंकि 1 वर्ष का बात करें इसलिए 1 हो गया, ठीक ना। तो देखो ये 10,000 का 10,000 हो गया आपके पास। अब इंटू में देखो ये क्या हो जाएगा, जब आप लोग इसको एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास देख सकते हो 108/100 होगा। जिस समय एलसीएम लेना आता है ना जी, देखो क्या तुम्हारे पास यहाँ पे 1 प्लस का R की जगह पे 8 है, बटे में 100 है, ठीक ना। यहाँ पे 1 आएगा, एलसीएम जब लोगे आप लोग तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 को 1 से गुना करोगे तो 100 प्लस का 8, 100 प्लस 8 108 बटे में 100, समझ में आया ना कैसा आया सो, ठीक। और यहाँ पे टाइम 1 है तो 1 तो भाई कोई वैल्यू ही नहीं, इसका ऊपर में पावर में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, सबके पावर में 1 होता है, ठीक ना, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 जीरो है, तो यहाँ पे जब 100 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है 108 में 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो यही आपका क्या निकल के आ गया, ये आपके पास 1 वर्ष का मिश्रधन निकल गया, यही तो आपके पास A1 है, ठीक। दूसरे वर्ष का मिश्रधन वही P इंटू में 1 प्लस का R/100, बस यहाँ पे T की जगह पे 2 लग जाए, क्योंकि 2 वर्ष का बात क्या गया है, P की जगह पे वही नॉर्मल 10,000 इंटू में 1 प्लस का RT का वैल्यू क्या था देख सकते हो 108 बटे में 100 रहता, तो मैं ये लिख देता हूँ, थोड़ा आसान होगा, ठीक। तो ये 10,000 का 10,000, ठीक ना, इंटू में 108 का जब आप लोग क्या करोगे, जब 108 को जब आप लोग गुना करके, जब वो थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था तो बेसिकली ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा, टेंशन नहीं लेना आपको। तो हम लोग यहाँ पे थे कि 8 का सबसे पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि आपका आता है 11,664 आता है, ठीक है। और यहाँ पे जब 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, बस यहाँ पे 2 जीरो तो 4 जीरो लग जाएगा, और इंटू में 10,000 था तो देखो यहाँ 10,000 कट गया, तो आपके पास यही 11 6 6 4 यही आपका आंसर होगा, और यही तो आपके पास A2 होगा, ठीक है। अब उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, तो P इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस R/100 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 वर्ष की बात की गई है। अब निकालो नॉर्मली, तो क्या आपके पास P की जगह पे वही 10,000, ठीक ना, इंटू में 1 प्लस R/100 का 108 बटे में 100 होगा, ठीक है, बटे में यहाँ पे क्यूब का हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे 10,000 का 10,000 इंटू में जब आप लोग 108 का जब क्यूब कीजिएगा तो आपके पास आएगा 12 5 9 7 1 2 आ जाएगा, यहाँ बटे में फिर क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे 3 गो जोड़ा का 2 गो लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि 3 गो जोड़ा 2 का जीरो का लग जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे 2 गो जीरो है तो क्यूब है, तो पहले 2 गो जीरो तो है ही, फिर 2 गो जीरो लग जाएगा, फिर 2 गो जीरो लग जाएगा, अगर 4 रहता तो फिर और 2 जीरो लग जाता, ठीक ना। तो ये आपके पास हो गया। आप देखो यहाँ से देख सकते हो ये 4 को जीरो और इधर से 10,000 गया, खत्म हो गया आपके पास।
ये चीज़ आपका खत्म हो गया। अब कितना बचा, 100 बच गया। 100 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा आपके पास, 12, 5, 9, 7, 10.12 आएगा। तो ये आपके पास A3 आ गया। अब देखो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे बनाते हैं इसको, ठीक ना, हम लोग यहाँ बना लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम लोग सार्वंतर में D1 निकालेंगे, क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हो जाएगा 11, 6, 6, 4 माइनस हो जाएगा 10, 800 हो जाएगा। माइनस करो तो देखो यहाँ से 0 है यानी कि 4, यहाँ 0 यानी कि 6, एक यहाँ पे आ जाएगा 8, 8, 16, 8। तो ये देख सकते हो 864 आएगा आपके पास। अब थोड़ा सा हम लोग D2 निकाल लेते हैं, देख सकते हो A3 माइनस A2 होगा। A3 क्या आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, देख लो यहाँ पे है आपके पास 12, 5, 9, 7.12, ठीक ना, माइनस उसका थी A2 क्या पे 11, 6, 6, 4, ठीक ना, 6, 6, 4। तो भाई सीधा सा बात है दशमलव में है, तो सबसे पहली बात तो भाई दशमलव में आएगा, तो ये 860 के बराबर में 64 के बराबर कैसे होगा। तो देखते पता चल गया कि D बराबर नहीं, तो सारा AP नहीं है। पर फिर भी अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ कितना देगा आपके पास, 933.12 आएगा। तो क्या ये D के D आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना, नहीं है। तो ये आपका 1 नंबर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया।